Yes, good morning to all of you. In the last class, we were discussing about the Carnot cycle. In this Carnot cycle, we have discussed two processes. First one is isothermal expansion, and second one is adiabatic expansion. Okay, and we have also studied about the graph. हमने ग्राफ को स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, जहां पर गैस का जो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, P1, V1 एंड T1। ये हमारे पास एक सिलेंडर था और इस सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है, हमने सबसे पहले इस सिलेंडर को उठा करके कहाँ रखा था, तो आंसर है सोर्स के ऊपर। तो सोर्स के ऊपर रखने से क्या होगा, यहां से हीट एनर्जी मिलेगी इसको, ये कंडक्टिंग वॉल है और ये भी कंडक्टिंग वॉल है, तो इनमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो हम जैसे ही उठा करके इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहां से हीट जाएगी पिस्टन के अंदर, और पिस्टन फ्री है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो इनिशियली जब हमने प्रोसेस को शुरू किया था, जब हमने इस पिस्टन को यहां पर रखा था, और उस समय पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या थे, P1, V1 एंड T1। ओके, फिर हमने क्या किया, यहां पर इसको रखे रखा और धीरे धीरे फिर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगा तो एक्सपेंशन होने लगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज कांस्टेंट थी, दैट इज टेम्परेचर। जब ये पिस्टन यहां रखा गया था तब उसका टेम्परेचर T1 था, एक्सपेंशन हो चुका है, एक्सपेंशन होने के बाद भी टेम्परेचर T1 ही है। सो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम A to B इन दिस ग्राफ। और यहां पर वॉल्यूम कितनी थी, तो आंसर है V1, और B ग्राफ यहां तक, B पॉइंट तक पहुंचने तक इसकी वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, V2। सो दिस इज द V1, V2। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि इस एक्सपेंशन में कितना वर्क डन हुआ। सबसे पहली बात, इसमें वर्क डन कौन कर रहा है, वी आर डूइंग द वर्क और सिस्टम इज डूइंग द वर्क। तो आंसर है सिस्टम इज डूइंग द वर्क। यहां पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और अपनी इंटरनल एनर्जी से इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सिस्टम वर्क कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव वर्क डन आएगा इस केस में। ओके, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, ये पूरे ग्राफ का यहां तक ये एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ग्राफ का वर्क डन आ जाएगा। इस ग्राफ से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया। ओके, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहां पर भी T1 था, यहां पर भी टेम्परेचर T1 है, लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो चुके हैं। तो उसके बेसिस पर हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, W इज इक्वल टू R T log V2 अपॉन V1। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, R T1 किस टेम्परेचर पर ये एक्सपेंशन हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे। यहां पर भी T1 है, यहां पर भी T1 है, तो इसको लिख दिया T1 log बेस E V2 डिवाइड बाई V1। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट दिस सिलेंडर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। हमें इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ये वाली वॉल जो है, ये जो सिलेंडर है, इसकी जो नीचे वाली जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, इसको भी नॉन कंडक्टिंग बनाना है। इसको नॉन कंडक्टिव बनाने के लिए इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे। स्टैंड के ऊपर रख देंगे तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, तो नीचे वाली वॉल भी नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी। अब फिर से हम देख रहे हैं कि ये गैस एक्सपेंड, ये क्या हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है, अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो कौन एक्सपेंशन कर रहा है, कौन वर्क डन कर रहा है, तो आंसर है गैस के पार्टिकल्स ही अभी भी वर्क डन करेंगे, और ये अपनी एनर्जी को खर्च करके पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। देखिए पहले क्या था, पहले हमने इसको सोर्स पे रखा हुआ था, तो ये अपनी जितनी भी एनर्जी खर्च करते थे इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में, उतनी एनर्जी इनको सोर्स से दोबारा मिल जाती थी, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। लेकिन अभी ये पार्टिकल अपनी इंटरनल एनर्जी से इस पिस्टन को ऊपर लेकर के जाएंगे तो इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। द गैस इज डूइंग द वर्क, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल डिक्रीज एंड द टेम्परेचर विल डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो यहां पर ये B से C तक का जो ग्राफ है, इसको हमने लिखा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन। This is adiabatic expansion from B to C. The pressure at
B is P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T1 एंड एट C P3 V3 T2। देखिए यहां पर टेम्परेचर T1 था और इस जगह पर टेम्परेचर T2 हो चुका है। अच्छा ये एक्सपेंशन कब तक करवाना है? तो आंसर है जब तक कि इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाता, मतलब कि किसके बराबर? सिंक के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। तो हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा, पिस्टन ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। पहले टेम्परेचर था T1, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होते होते कितना हो गया? T2। टेम्परेचर कितना हो गया? T2 हो गया। तो जब तक इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे। हमें प्रेशर और वॉल्यूम से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें इसका टेम्परेचर क्या करना है? T2 करना है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख करके एक्सपेंशन होने दे रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के इसका टेम्परेचर T2 हो गया और हमने ये एक्सपेंशन रोक दिया। कैसे रोक दिया? तो आंसर है इस सिलेंडर को उठा करके सिंक पे रख देंगे, वो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होगी। अब इस केस में वॉल्यूम हो चुकी है V3, तो वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम B टू C। B टू C निकालने के लिए ये वाला वर्क डन आएगा, दिस वन, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, दिस एरिया। ये तो था हमारा A से B का वर्क डन, इसकी बात नहीं कर रहे हम अभी, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम B टू C। B टू C वर्क डन निकालना है तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। एडियाबैटिक प्रोसेसेस में वर्क डन कैसे निकाला जाता है? W इज इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा। गामा क्या था? गामा था Cp और Cv का रेशो, द रेशो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ओके, और ये गामा की वैल्यूज डिफाइंड होती हैं, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस होती है, डायएटॉमिक गैस होती है और ट्राइएटॉमिक गैसेज होती हैं, तो उनके लिए इसकी वैल्यूज 1.67, 1.4 और 1.28 इस तरह से वैल्यूज होती हैं। एनीवेज द फॉर्मूला इज R अपॉन 1 माइनस गामा, इसको हम स्टडी कर चुके हैं Cp अपॉन Cv में, एंड T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये फॉर्मूला लगाया और हम इससे ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड प्रोसेस की सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब सिस्टम ने जितना वर्क करना था कर दिया, सिस्टम ने जितना वर्क डन करना था कर दिया। अब हमें वर्क डन करना पड़ेगा इसको दोबारा से कौन सी स्टेट में लाने के लिए? दोबारा से इसको इनिशियल स्टेट में लाने के लिए, बिकॉज कार्नो साइकिल, देखिए नाम से पता लग रहा है कार्नो साइकिल, साइकिल है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, मतलब कि इनिशियल स्टेट में फिर से आ जाएगा। वन साइकिल कंप्लीट होगा तो सिस्टम आपको फिर से P1 V1 T1 की स्टेट में मिलेगा। ओके, तो इनको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम ने वर्क डन किया एक्सपेंशन में। अब हमें उस सिस्टम को दोबारा से इनिशियल स्टेट में लाना है। तो देखिए मैंने आपको बेसिक डायग्राम में क्या बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमने ये पिस्टन यहाँ लगा रखा था और इस पिस्टन के साथ में एक शाफ्ट लगी हुई थी, दिस इज द शाफ्ट, और इस शाफ्ट के साथ में हमने एक फ्लाई व्हील जोड़ रखा था, एक पुली जोड़ रखी थी। तो क्या होता था, यहाँ पर स्पार्क प्लग था, फ्यूल इनलेट था, फ्यूल आएगा यहाँ से। ओके, तो जब गैसेज यहाँ पर बर्न होंगी एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के कारण पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसका हाफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसका कितना साइकिल कंप्लीट होगा? हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, और डाउनवर्ड जाने के बाद पिस्टन फिर से कहाँ आएगा? पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ आएगा, देन अनदर हाफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड, तब एक और हाफ साइकिल कंप्लीट होगा और इसका कंप्लीट वन रिवोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए ये गैसेज पिस्टन को नीचे लेकर के जा रही हैं, ये तो सिस्टम ने वर्क डन किया। अब हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे इसको दोबारा ऊपर लाने में, कैसे? तो आंसर है ये जो हमने फ्लाई व्हील लगा रखा है, ये जो पुली लगा रखी है, इसका मास है थोड़ा ज्यादा, मास ज्यादा होने की वजह से इसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया अगर ज्यादा होगा तो अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, तो यहां पर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन काम में आएगा। ये फ्लाई व्हील जो है ऐसा हाफ रोटेट होता है, अब अगर ये मोशन में आ चुका है तो ये मोशन में ही रहेगा, इस वजह से ये अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करेगा। और पूरा करने के लिए क्या होगा? हाफ रेवोल्यूशन तो तब पूरा हुआ जब एक्सपेंशन हुआ। अब ये व्हील रोटेट कर रहा है, व्हील के रोटेट करने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और कंप्रेशन होगा। तो ये फ्लाई व्हील वर्क डन करेगा इस सिस्टम के ऊपर, ये जो फ्लाई व्हील है, ये जो पुली है, ये इस सिस्टम पे वर्क डन करेगी और पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के आएगी और वन कंप्लीट साइकिल हो जाएगा।
तो इसी तरह से यहां पर ये एक्सपेंशन हुआ, ये भी एक्सपेंशन हुआ, दोनों एक्सपेंशन में वर्क डन किया सिस्टम ने। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंक के ऊपर रखेंगे और कंप्रेस करना शुरू करेंगे। यहां पर तो हम कंप्रेस कर रहे हैं, और इस सिस्टम में क्या होगा, ये जो हीट इंजन होगा इसमें क्या होगा, इसमें पुली और फ्लाई व्हील लगे होंगे जो इस कंप्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले इस फ्लाई व्हील ने एनर्जी ली इस पिस्टन से, ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया जिससे रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी बनी, और वही एनर्जी फिर से यूज होगी, यही एनर्जी फिर से यूज होगी इसको पिस्टन को ऊपर लाने में। तो कुछ वर्क डन तो मिलेगा, वो उससे हम लोग अपनी मशीन को आगे बढ़ा लेंगे, मोटर जो भी हमारा बाइक या कार है उससे वो आगे मूव करना शुरू कर जाएगी, और बाकी की जो एनर्जी होगी उससे ये पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम सिस्टम से वर्क डन भी करवाएंगे और हमें सिस्टम पर वर्क डन करना भी पड़ेगा। अगर सिस्टम पर वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो देखिए अब ये कैसे पॉसिबल है। तो आंसर है, इस पिस्टन को उठा करके इस पोजीशन पर रखेंगे, कहां पर रख देंगे, सिंक के ऊपर रख देंगे। तो जैसे ही सिंक पे रखेंगे, कंडक्टिंग वॉल्स है, ये वाली जो वॉल है नीचे वाली ये कंडक्टिंग वॉल है। अब हम इसको कंप्रेस करना शुरू करेंगे। ये इस तरह से इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर के आएंगे। अब आप सुनिए, कंप्रेशन में क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कंप्रेस करना शुरू किया, कंप्रेस करना शुरू किया, और इसमें जितनी भी एनर्जी इंक्रीज होगी वो एनर्जी कहां चली जाएगी, वो एनर्जी सिंक में चली जाएगी। देखिए हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसका टेम्परेचर कितना कर दिया था, T2। T2 टेम्परेचर करने के बाद इसको यहां पर रखें, ये हमारी थर्ड प्रोसेस है। अब हम इस पर कंप्रेशन करेंगे, इसको दबाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने से क्या होगा, यहां पर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने से इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब अगर यहां का टेम्परेचर बढ़ गया और यहां का टेम्परेचर है T2, क्या होगा, तो ये हीट एनर्जी फिर कहां जानी शुरू हो जाएगी, ये हीट एनर्जी सिंक में जानी शुरू हो जाएगी, फिर से इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। फिर हम कंप्रेस करेंगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर हीट एनर्जी इस सिलेंडर से सिंक में जाएगी। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे करेंगे, तो आंसर है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज T2। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेशन हो रहा है तो देखिए अब वॉल्यूम पहले इंक्रीज हो रही थी, अब ग्राफ को रिवर्स डायरेक्शन में लेकर के आएंगे जिससे वॉल्यूम का डिक्रीमेंट दिखाया जाएगा। तो यहां पर ये वॉल्यूम का डिक्रीमेंट हो रहा है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। P3 V3 T2 था, धीरे धीरे हमने वॉल्यूम को कम किया, कंप्रेशन किया, और कंप्रेशन करते करते इसको इस पॉइंट तक ले आए, D पॉइंट तक, और D पॉइंट पर इसका प्रेशर हो जाता है P4, वॉल्यूम हो जाती है V4, लेकिन टेम्परेचर रहता है T2। टेम्परेचर क्या रहेगा, T2। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, तो आंसर है ये हुआ आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये जो C से D तक का जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसको बताएगा, ये बताएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन को। किसको बताएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम धीरे धीरे इसको कंप्रेस करेंगे, धीरे धीरे इसको कंप्रेस करते जा रहे हैं, और जो जो हीट एनर्जी यहाँ पर बन रही है, जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होते ही इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वो सिस्टम हीट एनर्जी को कहां पर रिजेक्ट कर देता है, सिंक में रिजेक्ट कर देता है, फिर से टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ का टेम्परेचर T2 रखा जाएगा, बार बार कंप्रेस करेंगे, वो हीट एनर्जी सिंक में जाती जाएगी। तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे। अब ये जो आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, यहां पर मैं लिखता हूं, दिस इज अवर थर्ड प्रोसेस, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में हम लोग वर्क डन निकालना चाहेंगे, ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। देखिए नेगेटिव कैसे आएगा, अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं तो यहां से लेकर यहां तक ये ग्राफ बनेगा, ये वाला एरिया आएगा नीचे वाला, यहां से यहां तक C और D के बीच का जो एरिया होगा, और ये वर्क डन नेगेटिव वर्क डन होगा, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम।
और इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। द फॉर्मूला विल बी आर T2। देखिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, आर और किस टेम्परेचर पे एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो आंसर है T2। टेम्परेचर पे हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 था, यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 है। फॉर्मूला लगेगा लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज V4, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव वर्क डन शो करने के लिए हम इसको ऐसा लिखना पसंद करेंगे, -R T2 log base E V3 अपॉन V4। इसको V4 अपॉन V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V3 अपॉन V4 लिख सकते हैं, और आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपने लॉग के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉग M अपॉन N क्या होता है, log M माइनस log N। अब ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं, क्या लिखा हुआ है, log V4 अपॉन V3, तो क्या होगा, इसको लिखा जाएगा log V4 अपॉन V3, इसको क्या लिख सकते हैं, log V4 माइनस log V3। अब मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये माइनस यहां आ जाएगा और इसको लिखा जाएगा log V3 माइनस log V4। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो V3 तो log V3 प्लस का हो जाएगा और log V4 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाला जो डिजिट है हमने उसको पीछे लिख दिया। अब log V3 अपॉन V4 को क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दो फिर से, log M अपॉन N का, तो ये माइनस यहाँ कॉमन रह जाएगा, तो पहले लिखेंगे log V3 डिवाइड बाय लिखेंगे log V4। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, V4 अपॉन V3 को क्या लिख सकते हैं, V3 अपॉन V4 लिख सकते हैं, और आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। V4 अपॉन V3 इज इक्वल टू माइनस R T2 log V3 अपॉन V4 विथ माइनस साइन, ये माइनस साइन हमने यहां लगा दिया। सो दिस इज द नेगेटिव वर्क डन इन द आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा, अब लास्ट प्रोसेस, अब हमने इसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया और इसका टेम्परेचर T2 है और इस पोजीशन पर इसका प्रेशर है P4, वॉल्यूम है V4। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे, अचानक से सडनली क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, जिससे इसका टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, जिससे फिर से इसका टेम्परेचर T1 हो जाएगा। तो लास्ट प्रोसेस में क्या करने वाले हैं हम, ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर को उठा करके फिर से इंसुलेटिंग पैड पे रख देंगे। इंसुलेटिंग पैड पे रखने के बाद हम इसको सडनली कंप्रेस करेंगे। सडनली कंप्रेस करने से क्या होगा, ये पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और T2 से क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो हमने इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। एडियाबैटिकली कंप्रेस करके इसको ग्राफ को हम D से फिर से कहां तक लेकर के आए, फिर से A पॉइंट तक लेकर के आए। ग्राफ को फिर से D से कहां लेकर के आए, A पॉइंट तक लेकर के आए, जिससे फिर से इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो गया, P1 V1 T1। जब टेम्परेचर T1 हो जाएगा ना, तो उस समय पर प्रेशर भी P1 मिलेगा और वॉल्यूम भी V1 मिलेगी, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड पैरामीटर्स। तो हम जैसे ही कंप्रेस करके टेम्परेचर T1 करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, P1 V1 हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ, दिस वन। ये D से फिर से कहां पे चलेगा, ग्राफ A पे चला गया, और ये हमारा कार्नो साइकिल कंप्लीट हो गया। और लास्ट जो प्रोसेस हमने लगाई थी वो क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो लास्ट प्रोसेस इज adiabatic compression so that the gas will come to its initial condition। एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, जिसकी वजह से जो गैस है फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी। और इसमें वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा, ये लिखा हुआ वर्क डन का फॉर्मूला। तो पहले ये फॉर्मूला लगा देते हैं।
अच्छा, इसमें थर्ड प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसको W1 से लिखा था, सेकंड प्रोसेस में सिस्टम ने जो वर्क डन किया दैट इज W2, और थर्ड प्रोसेस में वर्क डन W4, फोर्थ प्रोसेस में जो वर्क डन है उसको हम W4 से लिखेंगे, W3 W4। फॉर्मूला लगेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे R1 माइनस गामा। फॉर्मूला क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज T1, इनिशियल टेम्परेचर इज T2। तो इस प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर हो गया T1, इनिशियल टेम्परेचर कितना था T2। आपको सिर्फ ये वाला ग्राफ देखना है D2A, इनिशियल टेम्परेचर था T2, D पॉइंट पर टेम्परेचर था T2, सडनली कंप्रेस करके हमने इसका टेम्परेचर कर दिया T1। सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर इन दिस फॉर्मूला, T1 माइनस T2। अब फिर से यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेकर के हम नेगेटिव वर्क डन को शो करेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इसको लिख देंगे T2 माइनस T1। तो यहां लिखेंगे नेगेटिव माइनस साइन R अपॉन 1 माइनस गामा, R अपॉन 1 माइनस गामा एंड T2 minus T1. So this is our third equation and this is our fourth equation. तो ये चार इक्वेशंस मैंने आपको बना करके बता दी कि किस तरह से वर्क डन यहां पर लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आएगा टोटल वर्क डन इन द कार्नोट साइकिल। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सारे वर्क डन को जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, सम कर देंगे। क्योंकि वर्क डन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम करेंगे, जो प्लस का है उसको प्लस में लिख देंगे, जो माइनस का है उसको माइनस में लिख देंगे। तो टोटल वर्क डन अब हम कैलकुलेट करते हैं। ये कंप्लीट साइकिल हो गया। हमारे कार और बाइक के इंजन में भी यही होता है, पहले एक्सपेंशन होता है, फिर जो पुली होती है या फ्लाई व्हील होता है वो उसको दोबारा से कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके पिस्टन को फिर से इनिशियल कंडीशन में ले आता है, जिससे वहां का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 T1 हो जाते हैं। तो ये वन कंप्लीट साइकिल होता है। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन ए कार्नोट साइकिल। एक कार्नोट साइकिल में कितना वर्क डन होगा। Now we will calculate total work done in one cycle. The total work done will written as W. First process में W1 हुआ था, second process में W2. In the third process, the work done is W3 and fourth process work done is W4. सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये W1 की वैल्यू पुट करते हैं। W1 RT1 log V2 upon V1। तो यहां पर मैंने लिखा RT1 log V2 upon V1। This is the value of W1. W2 की वैल्यू ये रही, आपके सामने लिखी हुई है 1 R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। W3 ये रही, W3 की वैल्यू माइनस R T2। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस R T2 log V3 अपॉन V4। log V3 अपॉन V4। इसी तरह से W4 की वैल्यू क्या है, माइनस R1 माइनस R डिवाइड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू भी यहां पुट कर देते हैं, माइनस R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसके बाद जो जो कैंसिल हो रहे हैं, जो क्वांटिटीज कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये देखिए R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये प्लस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पूरी क्वांटिटी प्लस की है, ये पूरी क्वांटिटी माइनस की है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या क्या बच गया इस इक्वेशन में, R T1
log E V2 upon V1 minus R T2 log V3 upon V4। अब देखिए इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, वो ट्रिक क्या होगी, तो V3 अपॉन V4 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। अब इसमें मैं एक वैल्यू पुट करूंगा, देखिए ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है, मैं आपको इसका PDF फाइल सेंड करूंगा, उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें टाइम खराब होगा तो हम वो नहीं करेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। जनरल कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। V3 अपॉन V4 की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। V3 अपॉन V4 की जगह क्या लिख देंगे, V2 अपॉन V1। ये देखो ये लिखा हुआ V3 अपॉन V4, इसकी जगह क्या लिख देंगे, V2 अपॉन V1। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए R T1 log E V2 अपॉन V1 माइनस R T2 log बेस E V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है log, एक तो R कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है log V2 अपॉन V1। तो हम इसका अब फाइनल फॉर्मूला बना देते हैं टोटल वर्क डन का। देखिए वर्क डन अगर कैलकुलेट कर लिया तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्या कैलकुलेट करने में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में हमने पढ़ा था ना आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा, नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन, और इनपुट क्या होगा, जो हीट एनर्जी हम सिस्टम से ले रहे हैं, दैट इज Q1। तो देखिए फाइनल फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू, एक तो R कॉमन आ रहा है और एक log V2 अपॉन V1 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखेंगे R log E V2 अपॉन V1, यहां पर है T1 और यहां पर है T2। T1 is the temperature of the source and T2 is the temperature of the sink. So this is the total amount of work done in the one complete Carnot cycle. तो एक Carnot cycle में ये वर्क डन होगा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। ओके अच्छा, अब सिस्टम से हम कितनी हीट एनर्जी ले रहे हैं, तो आंसर है हम सिस्टम से जो हीट एनर्जी ले रहे हैं वो ये वाली है, R T1 log E V2 अपॉन V1, और ये जो था इसको हमने W1 से लिखा था, ये जो W1 है इसको हम Q1 लिख सकते हैं, द हीट एनर्जी ड्रॉन आउट फ्रॉम द सिस्टम, द हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से, सिस्टम नहीं सॉरी सोर्स बोला जाएगा। तो ये वो हीट एनर्जी है जो हम किससे ले रहे हैं, जो हम सोर्स से ले रहे हैं। याद कीजिए W1 निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए हमने सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा था, जब सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखा था तभी तो वहां से ही वो हीट एनर्जी ले पा रहा था और थर्मल एक्सपेंशन कर रहा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा था। तो W1 जो वर्क डन है वो एक्चुअल में क्या है, द हीट एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। उसके बाद W2 वर्क डन कैसे निकाला था, W2 वर्क डन कैसे निकाला था, तो आंसर है एडियाबैटिक एक्सपेंशन से, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने के लिए हमने सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया था, और इंसुलेटिंग स्टैंड पे जैसे ही रखेंगे तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जाएगी और ना बाहर की हीट एनर्जी अंदर आएगी। तो इस प्रोसेस में तो हम हीट एनर्जी ले ही नहीं रहे, सेकेंड प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और इनमें कंप्रेशन में तो हम एनर्जी दे रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं, तभी तो उसको इनिशियल स्टेट में लेकर के आ रहे हैं। तो सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें हम लोग सोर्स से क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा हीट इंजन है, वो सोर्स से हीट एनर्जी लेते हैं इन द फर्स्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी सोर्स के द्वारा, सोर्स से, और किसने की थी, सिस्टम ने। सो ए से बी तक का जो ग्राफ है वो बता रहे हैं कि हम कितनी हीट एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं सोर्स के थ्रू। ओके, सो दिस इज द वर्क डन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एफिशिएंसी को, कि सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे निकाली जा सकती है, और एफिशिएंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।